आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम। नया दिन के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज का प्रोग्राम है उन बहादुर जवानों के नाम कि जो पाकिस्तान की बहरी हुदूद के मुहाफिज हैं। समंदरों के मुहाफिज पाक नेवी के ये जवान इस मुल्क का असासा हैं, क्योंकि समंदर का सीना चीरकर ये दुश्मन के दिल को दहलाने की पूरी जुर्रत रखते हैं। इस तरह अगले मोर्चों पे हमारे वतन का दिफा होता है। नहीं, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं समा टीवी का स्पेशल थैंक्स करूंगा इस मौके पे वक्त निकाला और नेवी के इस 4th डायमेंशन को जो पाक मरीन्स कहलाते हैं उनके साथ एक दिन गुजारने के लिए, और यकीनन इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो हैं वो इस मुल्क कौम की खिदमत के लिए किस मुश्किल और एक कठिन किस्म के इलाके में जिसको हम सियाचिन से मुत्तसिल और ताबीर करते हैं, तो उस एरिया में जिस तरह से हमारे जवान काम करते हैं। यकीनन हर जगह की और हर टेरेन की अपनी एक पेक्युलरिटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से एक ट्रेनिंग होती है। ये जगह भी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान के क्रीक्स एरिया यानी कहलाता है, जो इंडस डेल्टा के एक्शन से जो क्रीक्स एरिया समंदर और लैंड एरिया के मुत्तसिल जहाँ पे दरिया उसको मिलता है, तो वो एक डेल्टेक एक्शन की सूरत से मुख्तलिफ क्रीक्स बनाता है, जिसमें यकीनन आपने मैंग्रोव्स का तज़किरा सुना होगा जिसे हम तिमर के जंगलात कहते हैं। तो ये वो एरिया है जो इस एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो यूनिट है जिसमें अभी हम बैठे हुए इस वक्त, ये शाहबंदर में है और ये 31st क्रीक्स बटालियन का बटालियन हेडक्वार्टर है। 31st क्रीक्स बटालियन जो है वो एक 301 क्रीक्स ब्रिगेड का एक पार्ट है, जिस क्रीक्स ब्रिगेड का जो मिशन है वो पाकिस्तान नेवी को दिए गए मिशन से है, जिसका मकसद है कि क्रीक्स एरिया के दिफा को मौसर बनाना, जो क्रीक्स ब्रिगेड का बेसिक मिशन है। तो 31st क्रीक्स बटालियन को उस मिशन में से एक एरिया दिया गया है जिसमें सिर क्रीक का बॉर्डर वाला एरिया भी शामिल होता है। सर, हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि सिर क्रीक जो है बड़ा डिफ़िकल्ट ये इलाका है, तो मैं देखने वालों के लिए चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि ये क्रीक एरिया क्या होता है। जैसे आप 4 डायमेंशनल कह रहे हैं, तो ये चौमुखी लड़ाई जो है ये क्या होती है, यहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं? बेसिकली थोड़ा सा ये समझने की बात है कि क्रीक्स जो हैं वो ना ही समंदर की तरह बिल्कुल खुले समंदर की तरह होते हैं कि जिसमें हम बड़ी शिप चला सकें, और ना ही ये लैंड का वो पैच होते हैं कि जिसमें कोई हम इन्फेंट्री के फुट या मैकेनाइज्ड मूवमेंट कर सकें। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि छोटी छोटी क्रीक्स हैं जो हाई टाइड और लो टाइड के साथ अपनी शक्ल को मुख्तलिफ यकसर एक मुख्तलिफ पिक्चर पेश कर देती हैं, और जिसके अंदर ऑपरेशन जो है वो सिर्फ बोट्स तक महदूद है, और जो छोटे छोटे आपको लैंड पैचेस अवेलेबल हैं जिस पे आप पोस्ट बनाते हैं, और उस तरीके से फिर उन बोट्स और लैंड पैचेस के ऊपर जो आपकी ज़मीनी दिफा होती है उनके कम्बिनेशन के साथ उस एरिया का डिफेंस बनाते हैं। इस एरिया में नेविगेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस पे कोई इस तरह लैंडमार्क्स नहीं होते, बोट्स के ग्राउंडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, लॉजिस्टिक्स एक मुश्किल काम है क्योंकि आगे जो एरियाज़ हैं वो यहाँ से तकरीबन 20-25 माइल्स के फासले पर हैं और मुख्तलिफ आइसोलेटेड पोजीशंस पर हैं, तो उन तमाम लॉजिस्टिक्स की तरसील जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ। फिर वेदर के यहाँ पे हेवी विंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी स्वेल एकदम से उन बोटों के लिए जो छोटी बोटें ऑपरेट करती हैं ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो एक अच्छा खासा चैलेंज है यहाँ ऑपरेट करने के लिए, जिसके लिए एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड। मैं यही सवाल अब करने जा रहा था कि जितनी मुश्किल लड़ाई होती है, हमारा जवान उस मुश्किल से 1 स्टेप अहेड जाके ट्रेन करता है, तो किस तरीके से एक जवान का यहाँ रूटीन होता है, क्या क्या उसके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ शिप्स? पहले तो एक उसकी जिस्मानी फिटनेस होती है कि हम उसे फिज़िकली इस काबिल करते हैं, लेकिन इस सख्त टेरेन के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो मेंटली टफनेस बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का, क्योंकि देखें जहाँ पे आपकी जिस्म की फ़िज़िकल इंड्योरेंस ख़त्म होती है वहाँ से आपकी ज़हनी इंड्योरेंस आपको आगे लेके जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि दिल मजबूत होना, दिल रखना। तो वो जो दिल रखना होता है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिफ़िकल्ट टेरेन्स के अंदर, कि जहाँ पे आपकी विल पावर टूटती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर वहाँ पे उसका जज्बा और वो विल पावर उसको आगे लेके जाता है। मैं इस बात पे वापस आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास जो
मौजूद हैं। उसके अंदर वेपन्स में हमारे पास स्मॉल आर्म से लेके जो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उसके अंदर छोटे वेपन्स होंगे स्मॉल बोट्स पे विच कैन मूव फास्ट, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखते हुए बोट्स जो हैं वो समझें कि बैकबोन है हमारी ऑपरेशंस का क्रीक्स के अंदर। तो हमारे पास पे मुख्तलिफ नौइयत की बोट्स हैं, जिसमें आर्मर प्रोटेक्टेड बोट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैलिबर की गन्स लगी हुई हैं, फिर थोड़ी सी उससे छोटी फास्ट स्पीड बोट्स हैं, और फिर इनको सप्लीमेंट करते हैं होवरक्राफ्ट। मैं आप यकीनन आगे चल के मैं नाज़रीन को आपको दिखाएंगे अब कि ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान नेवी में पाक मरीन जिस क्रीक्स बटालियन में ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक यूनिक कैपेबिलिटी है जो एट अ टाइम सिमिलर टाइम पे बोथ पानी और खुशबी पे चलने की सलाहियत रखते हैं। रैपिड रीइंफोर्समेंट लॉजिस्टिक्स के काम आते हैं, और मुख्तलिफ वर्ल्ड में एम्फीबियस फोर्सेज हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं, और ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि अमंग द फ्यू फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग फोर्स। ओके, अच्छा, आपने जिक्र किया गन्स का, तो यकीनन हम फायरिंग रेंज पे भी चलेंगे और वहाँ भी हम ज़रूर देखेंगे कि कैसे जब हम फायरिंग रेंज पे वो जो गोलियों की तड़तड़ाहट होती है तो कुछ ही दूर बाद, कुछ ही नॉटिकल माइल्स पे वो आवाज़ ज़रूर सुनी जाती होगी। तो सर, रेंज इन वेपन्स की क्या क्या होती है? बिल्कुल, कहते हैं कि फ़ौजी का जो ब्रेड एंड बटर है ना वो उसकी राइफ़ल, मतलब समझे जिस तरह जो है कोई मुसन्निफ अपने कलम से और फ़ौजी अपने हथियार से पहचाना जाता है। अच्छा सर, कुछ ही देर में हम फिर आपके साथ चलेंगे एंड वी वुड लाइक योर प्रेजेंस एज वेल विद अस, ताकि हम जान सकें कि इससे जो बिल्कुल आगे जो महाज है वहाँ पे जवान कैसे रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द डे इटसेल्फ, जो यौम बहरिया जो हम मनाते हैं यौम दिफा के तौर पे, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 8 जो है वो बहरिया के दिन के तौर पे, तो हमारी कौमी बड़ी यादें जुड़ी हैं इससे। ख़ास तौर पे ऑपरेशन द्वारका, वो एक बड़ा जिसको कहते हैं ना सुरखाब का एक पर है, तो उसके हवाले से आप ज़रा कौम को बताएं कि कैसा वो पाकिस्तान नेवी का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। मैं आपको यानी जो आज हमारी जनरेशन है, और हम तो उस वक्त यकीनन सब मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको को रिलेट करवाऊँगा। आज आप पुलवामा के अंदर देखते हैं कि जब हमारे जहाज़ दुश्मन के एक जहाज़ को निशाना बनाते हैं, जब हमारी जो नेवी की सर्विलेंस की जो कैपेबिलिटी उससे जब एक इंडियन जहाज़ पकड़ते हैं सिर्फ, तो कितना हमारा एक मुराल जो है और एक कौम का जज्बा जो है वो बुलंद होता है। उसको हम सब ने उस टाइम फील किया। अब आप ये सोचें और इसको आप 65 की जंग के अंदर ले जाएं, आप यकीन करें कि वो जो द्वारका का ऑपरेशन था, और उस वक़्त उसको जब मैं सोचता हूँ और उसको हम को रिलेट करते हैं कि दुश्मन के पानियों में जाने के बाद दुश्मन के रडार को निशाना बनाना, उस वक़्त अपने से एक बड़ी नेवी को जाना और उसको आज के दौर में देखें, तो यकीनन वो एक जज्बा बुलंद करने के लिए बहुत काफ़ी था। और उस ऑपरेशन को मैं जज्बे से ज़रा सा हट कर आपको बताऊं कि वो जो ऑपरेशन था वो अपनी तौर नौइयत का एक यूनिक ऑपरेशन था। हम जब भी कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो हम बात करते हैं सर्टेन ट्रेड्स की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सरप्राइज़ है, टैक्टिक्स है, इनिशिएटिव है, बोल्डनेस है। वो एक कलीदी मिसाल है द्वारका का ऑपरेशन कि किस तरह से हमने एक एग्रेसिव एक्शन किया, जिसमें हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि हम दुश्मन के पानियों में जाकर उन्हें निशाना बनाएंगे। हमने सरप्राइज़ अचीव किया और एक शॉक क्रिएट किया, और वो हैबत क्रिएट की जिसके बाद कि दुश्मन दोबारा उसने कोशिश नहीं की अपने मज़ीद उससे बाहर निकलने की। तो इट वॉज अ कंप्लीट ऑपरेशन फ्रॉम प्लानिंग टिल एग्जीक्यूशन। एक आला मिसाल थी नेवल ऑपरेशंस के अंदर, और जिस पर हम जितना फ़ख्र करें कम है। 1965 की जंग को कहें, और ताहाल आज भी जितने लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हो, ये उन सब की एक मिसाल है। और ये सब हम लोगों के लिए एक मशअल राह है कि हम किस तरह से आगे उन्हीं असलाफ को लेकर आगे चलें और उसी जोश और वलवले के साथ इस कौम की हिफाजत करें। और इंशाअल्लाह इन चीज़ों को देखकर आपने मुझसे कहा था कि ज़रूर एक इस पैगाम को मैं शामिल करूं। जी बिल्कुल, कि 6 सितंबर के हवाले से, और इसी बात की कंटिन्यूएशन में ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नेवी तमाम तीनों मुसल्लह फ़ौज हमा बशाना इस मुल्क को कौम की खिदमत में कोशां, न सिर्फ अपने सरहदों की हिफाजत
बल्कि इस मुल्क की सिक्योरिटी की हिफाजत, इस अय्यार और चालाक दुश्मन जो एक ग्रे हाइब्रिड वॉरफेयर के नाम से, कि जब वो खुलकर सामने नहीं आता तो वो छुपकर हम पर हमला करता है, चाहे वो गवादर पोर्ट पर हमला करने की कोशिश करे, हमारे सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाए, हमने उसका हर दफा मुकाबला करना है और हमागोशा तैयार है। पाकिस्तान नेवी तमाम कोस्टल तंसीबात पे जीवनी से लेकर सिर क्रीक तक इस बात को यकीनी बनाती है कि हम अपने एक एक इंस्टॉलेशन की हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह जो बॉर्डर हमें दिया गया है हम उसकी हिफाजत में इंशाल्लाह कोई कसर नहीं रखेंगे। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इतने मुश्किल ट्रेन में और इतनी दूर दराज इलाके में जब जवान होते हैं तो उनका मोराल बूस्टिंग कितना ज़रूरी होता है। और जैसे आप सीओ हैं यहाँ के, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि उन जवानों के साथ जाके उनके शाना बशाना खड़े होके उनका भी हौसला बुलंद करें, क्योंकि कितने कितने तो दिनों तक ऑलरेडी घरों से दूर हैं, पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से यहाँ इस खित्ते में बैठे हुए हैं और बड़े अहम दिन भी आते हैं। 14 अगस्त पे जब पूरा मुल्क छुट्टी करता है तो वो यहाँ पे उस गन के साथ खड़े हैं। ईद पे जब सब एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं वो इस गन के साथ यहाँ खड़े हैं। तो ऐसे में एक कमांडिंग ऑफिसर की कितनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं अपने जवान का मोराल बूस्ट करने की। अगर आपने तो मैं अगर कहूँ कि आपने कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ को इन चंद जुमलों में ही समो दिया है। देखें, जंग जो लड़ रहे होते हैं ना वो तो मेरे सिपाही लड़ रहे होते हैं। जो मेरा काम है ना वो सबसे बड़ा यही है कि इनको तैयार रखना ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे। जिस्मानी तौर से तो वो उनकी फ़िज़िकल फिटनेस है और उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन जो जिस्मानी तौर ज़हनी तौर से तैयार रखने का सिलसिला है ना, उसमें ये जो मोराल और उनके जहन को तैयार करना ये बड़ा ज़रूरी है और ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है एज अ कमांड पोजीशन। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिस तरह आपने कहा, यकीनन लोगों के घरों में भी कुछ मसले मसाइल आते हैं, कुछ ऐसे वक्त आते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है कि जब हमने उन्हें ये बताना होता है कि हम सब एक ख़ानदान हैं, ये जो लोग उनके साथ हैं ये उनकी फैमिलीज हैं और हम उनकी उसी तरह शेयर करते हैं और उन्हीं एक दूसरे के मुश्किल लम्हात में एक दूसरे के साथ होते हैं, खुशी बांटते हैं। अब मैं किसी के यहाँ हमें ख़बर मिलती है, बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी मतलब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, वो बेचारा शायद नहीं जा सकता, मोस्टली तो ये कोशिश होती है कि हम उन्हें फैसिलिटेट करें, लेकिन फिर हम वो सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ एज अ फैमिली। और बिल्कुल मुश्किल हालात में भी जहाँ पे वो होता है तो हम उनके साथ एक तो शामिल रहते हैं, बड़ा क्लोज लिजॉन रहता है ऑफिसर्स का भी, स्पेशली फॉरवर्ड एरियाज़ में ये जो ऑफिसर जवान की तफरीक होती है, स्पेशली हम कहें कि रिहाइश में खाने पीने वो बहुत कम है, यानी ऑफिसर्स भी उनके साथ खाते हैं। तो ये वो सिलसिला है जो इस बॉन्डिंग को बड़ा खूबसूरत बनाता है, जज्बे की मिसाल बनाता है और हर ऑपरेशंस के अंदर ये चीज़ उनको बताती है कि हमेशा जवान अपने ऑफिसर और ऑफिसर अपने जवान के साथ खड़ा है। तो ये जो टीम वर्क है ये बड़ा ज़रूरी है। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने खुद कहा कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पे सारे जवान आए हुए हैं, तो कितने दिनों पर इनकी रोटेशन होती है और जो अगले मोर्चों पे हैं, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल ट्रेन है ना, वहाँ तक खाना पानी पहुँचाना, तो वो रोटेशन ये किस बुनियाद पे कितने दिनों पे होती है? ये देखिए, बिल्कुल इस ट्रेन के अंदर ये ज़रूरत है, हमारी जो बटालियंस है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर, जैसे सब ऑर्गेनाइजेशंस में एक बटालियन के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, तो उनको हम रोटेट कर लेते हैं बिटवीन 2 to 3 मंथ्स के अंदर उनकी रोटेशन हो जाती है और उनको फिर थोड़ा आगे से हम थोड़ा ईजी उसके ऊपर ले आते हैं, क्योंकि यकीनन एक फॉरवर्ड एरिया में एक हार्ड उसके ऊपर एक उतने के ऊपर उससे एफिशिएंसी मेंटेन करना मुश्किल हो, तो उसको हम रोटेट करते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिकूप हो जाए। तो उनको हम इस तरीके से फॉरवर्ड से रेयर एरिया की रोटेशन में कर लेते हैं। इसी तरह ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ आगे जाते हैं, उनको भी हम बैक पे उस पर ले आते हैं रेयर एरियाज़ में। फिर इनकी छुट्टी को हम इंश्योर करते हैं कि इनको साल में 2 से 3 दफ़ा हम रोटेट करें अपनी, ताकि छुट्टी काट के फ्रेश रहें, क्योंकि एक वो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी है। तो एक चाको चौबंद जवान जो है
वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो वो मुल्की हालात और उसको वाक़यात को देखते हुए फिर हम उनकी छुट्टी को उस तरह से इंश्योर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है कि जवानों को छुट्टी और खाना और लॉजिस्टिक्स और रोटेशन पूरा बिल्कुल इट्स नॉट ओनली क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी बट इट्स पीस वर्सेस द एनिमी ऑफ पीस बेसिकली। अब पूरी दुनिया ही अब ये देख रही है कि कौन अमन चाहता है, ख़ास तौर पे अभी हालिया तनाजुर में पड़ोसी मुल्क में आपने देखा कि किस तरीके से सारी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आई और उसके बाद वो बिल्कुल ही बौखला गए। तो पूरी दुनिया के लिए ये अब बिल्कुल आया हो चुका है कि कौन अमन का दुश्मन है और कौन अमन के साथ है। और ख़ास तौर पे पाक बहरिया का हालिया मोटिव भी रहा है कि अमन के साथ, चाहे वो ज़माना जंग हो ज़माना अमन हो, हमने चाको चौबंद रहना है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ गुफ्तगू करें। यकीनन ये जो अभी आपने मिसाल दी है ये बहुत एक सबके सामने जीती जाती मिसाल है। मैं ज़रूर वो अल्लामा इकबाल का शेर यहाँ दोहराऊँगा कि वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर हो, ज़र्मो को बातिल तो फौलाद है फौलाद। तो बिल्कुल हमारी तो हमेशा पहले से यही कोशिश रही है, हमने हमेशा पहले हमने ही अमन का हाथ बढ़ाया है और अभी भी हम सब को जिस तरह यानी एज अ नेशनल पॉलिसी और हम सब का माइंडसेट एज अ नेशन यही है कि आपने तो पहले हमेशा दोस्ती के लिए बढ़ा, हम तो इलाके में अमन चाहते हैं और हमने इसके पुलवामा के अंदर भी यही करके बताया है कि हम कभी पहल नहीं करेंगे, लेकिन जब करेगा तो इंशाल्लाह हम उससे बढ़कर जवाब देंगे। तो कोई हमारे पहल ना करने को हमारी कमज़ोरी ना समझे, लेकिन ये अभी आपने ज़रूर सबने देखा कि हमने बिल्कुल हमेशा कोशिश यही की है कि हम अमन का साथ दें और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारी भी कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक में भी जब अमन रहेगा तो एक ओवरऑल पूरे खित्ते का अमन जो है वो आजकल जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आप अलग नहीं रह सकते। तो अगर आपके पड़ोसी मुल्क में हालात खराब हो यकीनन असरअंदाज होंगे। तो ये हमेशा से हमारी नेशनल पॉलिसी भी रही है और हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर भी हमेशा से इसी चीज़ को अहमियत दी गई है कि अमन जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन इस प्रायोरिटी को कोई हमारी कमजोरी ना समझे और अगर कोई समझेगा तो उसको करारा जवाब भी देंगे। तो चाहे ज़माने अमन हो या ज़माने जंग, अगली मोर्चों पे हमारे जवान किस तरह अपने मादरे वतन के दिफा के लिए हर घड़ी तैयार कामरान हैं, मुस्तैद हैं, चल के देखते हैं। पाकिस्तान की पानी की हदें जहां जहां तक हैं वहां वहां पाक बहरिया के ये जवान कड़ियल और मुस्तैद नजर आते हैं, चाहे वो समंदर हो, दरिया हो, नहरें या फिर हो हमारे क्रीक एरियाज। तो आज हम आपको ऐसे ही एक क्रीक एरिया में लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि पाक बहरिया के ये जवान किस तरह अगली मोर्चों पर दुश्मन के दिल दहलाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। इन आजाद फिजाओं में सांस लेते हुए वो खुशी महसूस होती है जो शायद अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। सलाम है पाकिस्तान तुझे और सलाम है पाक बहरिया तुझे। लहरों पे टिकना आम आदमी के बस की बात नहीं होती। उन लहरों पे किस खूबसूरती से और कितने ही तवाजुन से ये तमाम तर फॉर्मेशंस बनाई जा रही हैं। ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि हमारी बहरिया कितनी मुस्तैद है, कितनी एक्सपर्ट है और वक्त पड़ने पर दुश्मन के तो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। जहाँ पे एक मिनट भी हम सुकून से बैठ नहीं पा रहे, वहाँ पे ये ब्रेव सेलर्स या ऑफिसर्स इतनी आसानी से इतनी खूबसूरत फॉर्मेशन बना रहे हैं। कुछ इस हवाले से ज़रा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मरीन्स की ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके अंदर ये बोट्स में, ग्राउंड पे और पानी के अंदर बेसिकली इनकी ट्रेनिंग है जो इन्हें एक इन्फेंट्री और एक टिपिकल नेवल सेलर से डिफरेंट बनाती है। मरीन्स का रोल ही बेसिकली इस तरह से है कि स्मॉल बोट ऑपरेशंस हैं जो क्रीक्स के अंदर करते हैं और क्रीक्स में ही फिर लैंड ऑपरेशंस भी ये करते हैं। तो दैट्स वाई पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर जो हैं वो मरीन्स इन्फेंट्री से और एक नेवल सेलर से डिफरेंट होते हैं। तो ये उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है और ये हम इस सिर क्रीक एरिया में डिफेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, ये जो मेन हमारे ऑपरेशंस हैं वो इन स्मॉल बोट्स के ऑपरेशंस हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये क्रीक्स हैं
इनके अंदर बेसिकली एक टाइडल फिनोमेना है जो डे नाइट और हर 6 आवर्सली जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये कभी बिल्कुल आपको समंदर की तरह नज़र आएंगे और कभी बिल्कुल जो है वो स्मॉल नदी नालों की तरह नज़र आएंगे। तो इसी तरह ये जो बोट्स पे आपको हमारे लड़के नज़र आ रहे हैं, इनकी जो महारत है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लॉन्ग ट्रेनिंग और इनकी मुसलसल जिसको हम कहते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग और अपने डिप्लॉयमेंट के दौरान ये कंटिन्यूसली ऑपरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आज इस मकाम पे ये हैं कि ये इसको इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सर ये जिस एरिया में हम हैं वो कौन सा एरिया है और यहाँ की जो टेरेन है इसकी क्या डिफ़िकल्टी है? बेसिकली इस वक्त ये जो क्रीक्स एरिया है ये बना है इंडस डेल्टा के बेसिकली जो जहाँ पे ये रिवर्स जो हैं समंदर को मिलते हैं तो वहाँ पे ऑफ शूट्स बनती हैं, तो वो क्रीक एरिया कहलाता है। पाकिस्तान के पास जो क्रीक्स एरिया है जिसका बॉर्डर इंडियन गुजरात के साथ लगता है, सिर क्रीक जो हमारा बॉर्डर एरिया है, ये सारा एरिया जो है बेसिकली इंडस जब आके गिरता है समंदर में तो ये ऑफ शूट्स में डिवाइड होता है। तो ये बेसिकली सारा एरिया उस इंडस डेल्टा के बाद बना है। हम इस वक्त जो जा रहे हैं हम आपको अपने शाबंदर बेस से जो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सजावल में, अब हम अगली मोर्चों पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान नेवी को क्रीक्स के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिसके लिए इन्होंने इन मरीन्स को बेसिकली ट्रेन किया है और इस मुश्किल टेरेन के अंदर जो है मरीन्स की फॉरवर्ड डिप्लॉयड पोस्ट हैं जिस पे इंशाल्लाह हम अभी जाएंगे। तो क्रीक वैसे ही एक बड़ा मुश्किल टेरेन होता है, जैसे कि अभी माऊ साहब ने भी बताया कि किस कदर मुश्किल एरिया है ये। यहाँ पे हर 6 घंटे में जो लहरें हैं उनका मिजाज तब्दील होता रहता है, लेकिन वो लहरें हमारे जवानों के मिजाज को शायद जानती नहीं है। तो अब थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हम कह सकते हैं कि दुश्मन की आंखों में आग डालकर हम सीना सपर खड़े होते हैं। हम पहुंच चुके हैं मरीन पोस्ट पे और अगले मोर्चों पे हम मौजूद हैं। तो सर ये बताएं कि कहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारे सामने फायरिंग रेंज भी हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारी मरीन्स की फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वाक़ हैं। इस वक्त अभी हमारी जो बोट्स हैं वो लाइन अप हो चुकी हैं और ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे हम अपनी फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि जहाँ पे हम लाइव फायर करते हैं अपने बोटों को और जवानों को करेंसी में रखें और उनकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए हम एक आपको भी डेमो दिखाएंगे जो बिल्कुल ये हमारी फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट सिर क्रीक के ऊपर जो वाक़ है उधर अभी हमारी बोट्स आपको एक डेमो दिखाएंगी जिनसे वो अभी टारगेट को निशाना बनाएंगी। यही बोट्स इस क्रीक्स में भी पेट्रोल करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपनी फुल सलाहियतों के साथ ये दुश्मन की किसी कोई बोट को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। अभी इस वक्त पहली बोट जो है वो अप्रोच कर रही है टारगेट की तरफ। सर ये आपने बताया फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट, इसका मतलब ये है कि बॉर्डर बिल्कुल करीब है, सामने ही? जी बिल्कुल, हम इस वक्त सिर क्रीक के ऊपर मौजूद हैं और जिस तरह ये आप ताहद्दे नज़र बिल्कुल जो आखिरी एज है वो उस वक्त बॉर्डर एरिया यहाँ से तकरीबन 5-6 नॉटिकल माइल पे। जी बिल्कुल। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, ऐ मिट्टी गवाह रहना पानी यहीं से निकलेगा। इस खून की हरकत हमारा दिफा मजबूत हाथों में, हमारे उन जफाकश मेहनती और आहन सिफत बेटों में अगले मोर्चों पे दुश्मन की आंख में आंख डाल के सीना सिपर होके हमारे ये जवान खड़े हैं। लेफ्टिनेंट मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा महसूस होता है? हम तो घरों में बैठ के ये देखते हैं और हमारे अंदर भी जोश और जज्बा होता है कि हम भी वतन के दिफा के लिए आगे आगे हैं, लेकिन अगले मोर्चों पे जहां वाकई वतन के दिफा की जो फर्स्ट
लाइन ऑफ डिफेंस है, वहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, तो ये अपने आप में ये जज्बा कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैं आपको बताऊं तो जब हम सुबह उठते हैं और मैं अपने जवानों से फ़र्स्ट इंटरेक्शन करता हूं तो हमारी जो दिन का आगाज़ होता है वही अल्लाह के नाम से और शहादत की दुआ से होता है। हर जवान मेरा ये दुआ करता है कि या अल्लाह हमें शहादत नसीब फरमा। तो फिर यहाँ से ही हमारा जज्बा जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर उसके आगे दूसरा सवाल जो है वो बनता नहीं है। तो जहाँ पे हम जो सर्व कर रहे हैं सबसे फॉरवर्ड ये मोर्चा है हमारा, तो यहाँ दुश्मन से भी आमना सामना हमारा होता है। तो वो दुश्मन के साथ जो मिल के एक हमारा जज्बा हमें आता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के, वो बयान करने के वो नहीं है, वो एक अल्लाह की तरफ से एक उस वक्त जज्बा ईमानी पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और हम ये भी देखते हैं कि अगले मोर्चों में ना, वैसे तो हमारी अपनी अपनी कार्डर्स हैं, ठीक है ना, लेकिन अगले मोर्चों पे आके वो जो एक तफरका होता है ना वो ख़त्म हो जाता है उसको, अगर आप कह लें तो। यहाँ पे अफसर, सिपाही, हर कोई मिल के डट के अपने वतन के दिफा के खातिर जो है वो लगा रहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे कोई नस्ल, कोई रंग, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें कोई भी वो तफरका नहीं पैदा होता। यहाँ हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, आगे बहुत सारी डिफरेंट लोग हैं, तो हम सब मिलजुल के रहते हैं। हम सिपाही और जवान जो फॉरवर्ड मोर्चे का फॉरवर्ड पे बंदा सर्वाइव ही तब कर सकता है जब हम तमाम लोग अफसर से लेके जवान तक एक भाईचारे की तरह रहते हैं। हमारी फ़ौज, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी बहरिया, उसके बारे में तो मशहूर है कि वो हर दम मुस्तैद रहती है, लेकिन यहाँ पे इन अगले मोर्चों पे आप लोगों को अलग ही तैयारी रखनी पड़ती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग जैसा कि आप देख भी रहे हैं बहुत मोटिवेटेड हैं। ये आपके नॉलेज में है कि सेकंड टफेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का। फॉरवर्ड मोर्चे जैसा कि आपने कहा होने की वजह से ये जो इस वक्त हम जिस पोस्ट पे खड़े हैं, ये अलॉन्ग साइड द सर क्रीक एक पोस्ट है जो पूरे सर क्रीक एरिया को देख रही है। यहाँ से हम पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास फास्ट बोट्स हैं, असॉल्ट बोट्स हैं, तो जिससे हम अपने पूरे एरिया को जो हमारा AOR है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस मोर्चे के लिहाज से, इस पोस्ट के लिहाज से ये इसकी एक बड़ी वक़्त है। ठीक है। और ये बताइएगा कि ये जो ट्रेन है ये बड़ा डिफ़िकल्ट ट्रेन है, दलदली भी है, यहाँ पे समंदर भी है, तो इस हवाले से जो है क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और उन मुश्किलात से आप लोग कैसे नबरदाज़ होते हैं? सबसे पहले तो ये जो हम पाक मरीन है, ये ट्रेन ही जो इसकी ट्रेनिंग हुई है ये इसी इलाके के हिसाब से हुई है। हम दलदल में होते हैं, हमारी जो ये ट्रेन है इससे हमारी जो हम ट्रेनिंग करके आते हैं फुली अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेन होके आते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मुश्किलात होती हैं लेकिन हम उनसे टैकल कर लेते हैं। क्या पैगाम देंगे? जिस तरह हमारे सीनियर्स ने, हमारे जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, आज का जवान, आज का अफसर यही जज्बा रखता है कि वो अपने दुश्मन को, जो हमारा सबसे बड़ा हरीफ है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है। और उसका ही एक अमली मुजाहरा हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। उसका अमली मुजाहरा हम आपको दिखाते हैं। तो चलें, तो आप ब्रीफ करें। तो आपने देखा कि अगले मोर्चों पे किस कदर बुलंद हौसला है हमारे इन जवानों का, और ये शायद घर में बैठे उन लोगों तक हमारे थ्रू ये चीज़ पहुंच रही है ताकि आप लोग ये देख सकें कि हम अगर चैन की नींद सोते हैं, अगर हम आराम और सुकून से रहते हैं, तो वो इन लोगों की बदौलत है जो इन मुश्किल तरीन जगहों पे और इस मुश्किल तरीन मौसम में रहते हुए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। हम और आप चैन से इसीलिए होते हैं क्योंकि अगले महाजों पे हमारे ये भाई डटे होते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सर क्रीक है और उसके सामने है भारत, और क्योंकि दुश्मन अय्यार है इसीलिए हमारा हर जवान भी तैयार है। हम अगली ऐसी ही एक पोस्ट पे मौजूद हैं, हम इन जवानों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका अज़्म कैसा है। काशिफ, ये बताइए कि अगली मोर्चों पे, अगले महाज पे रहने का कैसा जज्बा होता है? जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत जितने भी जवान हैं, हर बंदे का हिम्मत, हौसला और मोराल हाई है। ठीक, इसी जज्बे के तहत ये हार्ड एरिया ज़ाहिर है लेकिन वो एक मुल्क का जज्बा ही है जिसके तहत हम इधर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बा है, ये बिल्कुल इंडिया के सामने है ये, और ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है। यकीनन हर जो जवान है, हर फौजी है, हर सेलर है, हर ट्रेनी है, वो अपने पीछे एक फैमिली छोड़ के आया है, अपने बाल बच्चे, अपने माँ बाप छोड़ के आया है। ऐसे वक्तों में आपको याद तो ज़रूर आती होगी?
हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर फैमिली की याद आती है इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़के भी इधर मोटिवेटेड, हमने अपनी फैमिलीज़ को भी मोटिवेटेड किया है। जो हम इधर सर्वाइव कर रहे हैं, साथ हमारी फैमिली भी सर्वाइव कर रही है। ये एक मुल्क के लिए कुर्बानी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली भी खुश होकर कुर्बानी दे रही है और हम भी खुश होकर कुर्बानी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसे देते रहेंगे। जो कौम ने इस फ़ौज से हमसे उम्मीदें बांधी हैं, जो उनकी हमारे बारे में ख्याल आता है, इंशाल्लाह हम उन पे पूरा उतरेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नहीं करेंगे और ना कभी किया है। और ये बताइए कि तो आपने फैमिली के वाले से बताया, कुछ बताइए आप के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, अब तो माशाल्लाह से हमारी जो बेटियां हैं ना, वो भी कहना चाहिए कि बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये देखते हैं कि जी हमारी जो बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो भी अब फ़ौज में जो है वो शाना बशाना। तो आपका इस तरह का इरादा है? हाँ, बिल्कुल इरादा है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो एक मोटिवेशन है, कौम को मोटिवेट करना चाहिए कि ये भी मुल्क की खिदमत करने का एक तरीका है, इसमें आना चाहिए, आगे शाना बशाना हिस्सा लेना चाहिए। और ये एक ज़िंदगी का तजर्बा भी है और एक जहाद भी है, जिसको हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, जहाद कर सकते हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि बेटियां हैं माशाल्लाह, और उनको भी आपका पूरा इरादा है फ़ौज में भर्ती कराने का, लेकिन अभी तो बाप की लाडली है ना वो, अभी तो फ़िलहाल तो छोटी लाडली है कि बड़ी आपके ज़्यादा नज़दीक है? जब भी आप जाते हैं फरमाइशें तो ज़रूर करती होंगी। हाँ जी, बेटियां माशाल्लाह दोनों लाडली हैं। इधर ही जब कॉल पे बात होती है तो फरमाइशें उनकी शुरू हो जाती हैं, और हम लोग जब छुट्टी जाते हैं तो उनके लिए शॉपिंग, जो उनकी फरमाइश है वो चीज़ें लेके जाते हैं। जब हम छुट्टी पे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें। जो कुछ अर्सा हम उनसे दूर है तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक़ वैसे किस एरिया से? टोबा टेक से। उधर जब जाते हैं, जब आप भर्ती होने जा रहे थे उससे पहले तो दोस्त यार भी होंगे ज़रूर, अब जब आप हिस्सा हैं एक ऐसी फ़ौज का कि जो दुनिया में नंबर 1 है, तो दोस्तों यारों को कैसा? कोई शक नहीं, जो पाकिस्तान में सोल्जर, जिसको हम फौजी, सिविल अवाम इनकी बहुत इज़्ज़त करती है, बहुत इज़्ज़त है उनके नज़दीक हमारी। और जब हम जाते हैं वो हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करते हैं, मतलब आप कैसे सर्वाइव करते हैं, उधर क्या हालात हैं। खुसूसन दोस्त तो काफ़ी सारे होते हैं आपस में, गाँव में भी होते हैं, शहर में भी, लेकिन हम लोग जब जाते हैं वो स्पेशल इज़्ज़त करते हैं इस मामले में कि ये हमारा भाई सरहद पे होता है। और जैसे कि हमने ईद की भी बात की, तो घर जब होते हैं तो मज़े के पकवान बनते हैं। इधर पोस्ट पे जो है वो ईद कैसी होती है, ज़रा ये देखने वालों को बताएं। नहीं, इधर भी तरह तरह के खाने बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमांड इसमें काफ़ी हेल्प करती है। हम अभी नीचे फायरिंग रेंज की ड्रिल्स देख रहे थे, तो वो जो आवाज़ थी वो यकीनन बॉर्डर के उस पार जा रही होगी, तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे दुश्मन को? नहीं, दुश्मन पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दहशत आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। हम इधर बैठे हैं, वैसे भी हमारा आए दिन दुश्मन से सामना होता है। जैसे ही हम उनके सामने जाते हैं, उसमें नहीं हिम्मत कि हमारे सामने खड़ा हो सके, भाग जाता है वो। और ये हमारा रोब है, दबदबा है उनके ऊपर, ये ईमान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। एक पाकिस्तान के बेटे और एक पाक बहरिया का काबिल फ़ख्र सपूत के तौर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम के नाम यही पैगाम है, हम इधर 24 घंटे मौजूद हैं। 24 घंटे हमारी सर क्रीक, जो मुतनाज़ा क्रीक और ये बॉर्डर है, इस पे हमारी पेट्रोलिंग होती है। कौम से यही, कौम आराम से बैठे, तसल्ली से बैठे, हम कौम की खातिर इधर बैठे हैं, और इंशाल्लाह कौम हमसे मायूस नहीं होगी। हम कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको, हमारा सलाम, और बाकी सारे जितने भी अगले मोर्चों पे उन सबको हमारा बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। हम अज़्मो जुनू के मीनारे मंजिल पे ही जाके दम लेंगे, ये बात आया है दुनिया पे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे, या खून में नहा के दम लेंगे। ऑफिसर सेलर्स के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो उनके हीरोज़ होते हैं वो उनके फादर होते हैं, और वो मदर्स होती हैं जो फोर्सेस में मुल्क और कौम की खिदमत कर रही हैं। तो कैसा महसूस करते हैं बच्चों से, वालिदैन से इतना दूर रहते हुए भी? कौन सा वो जज्बा है जो आपको जो है वतन की खिदमत पे मामूर किए रखता है?
जो ऑफिसर्स की वाइफ्स होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, सेलर्स के बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, नॉर्मली हम उनसे दूर रह रहे होते हैं, लेकिन जब भी घर जाते हैं तो उनकी आंखों में हमारे लिए जो एक फ़ख्र होता है वो देख के हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि हम इस स्ट्रगल को कंटिन्यू करें और इसी तरह अपने वतन को सर्व करते रहें। और ख़ास तौर पे जो ऐसे दिन होते हैं, जो स्पेशल डेज़ होते हैं, जहाँ पूरी कौम जो है वो ईद बकरीद मना रही है, आप लोग अगले मोर्चों पे जो है वो मुस्तैद रहते हैं, क्या ऐसे वक्तों में आपको बच्चे याद आते हैं, वालिदैन याद आते हैं, वो दिन याद आते हैं कि जब आप फोर्सेस में नहीं थे और ईद अपनों में मना रहे होते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर हैं? बिल्कुल याद तो आती है, लेकिन यह है कि हम सब के लिए ऑनर की बात है कि हम स्पेशल मौक़ों पे, ईद के मौके पे, 14 अगस्त पे, 6 सितंबर पे हम आगे मोर्चों पर होते हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। हमारे लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड है कि हम आगे मोर्चों पे रह के अपने वतन को सर्व कर रहे हैं और हमारे लिए यही सबसे बड़ा ऑनर है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए, किसी भी फील्ड में जाएं लेकिन मुल्क और कौम को सबसे ज़्यादा पहले और मुक़द्दम रखें। बिल्कुल, मैं जो नए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने कैरियर की तरफ देख रहे हैं, मैं उनसे यही उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि वो जिस फील्ड में भी जाएं वो बस दयानतदारी से और मेहनत से काम करें और अपने मुल्क को सर्व करें। अब वो फ़ौज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी इदारा हो, बस मुल्क को सर्व करें, ये इम्पोर्टेंट है। हेल्दी कंपटीशन होता है जिसमें इंसान के फिजिकली फिटनेस का भी ख्याल रखा जाता है, मेंटल फिटनेस भी हो जाती है। तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, सामने वाले दोस्त भी होते हैं, तो गेम के अंदर तो वो एक हरीफ वाला हिसाब होता है कि प्रॉपर जाना मुकाबला करते हैं, लेकिन वो एक गेम की हद तक होता है, बाद में हम जाना वो एक दूसरे के वो एक पार्टनर होते हैं। वॉलीबॉल के अलावा मुझे स्नूकर पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो हेलमेट जैकेट के साथ ड्यूटी करते हैं हम लोग, तो जब ड्यूटी ऑफ करते हैं तो फिर शाम को ये हम खेलते हैं, ये वॉलीबॉल खेलते हैं, इससे बहुत जिस्म रिलैक्स होता है फिजिकल। फिर शाम को लूडो खेलते हैं, जब वॉलीबॉल वाले बंदे ना मिले तो फिर लूडो स्टार्ट कर लेते हैं। अगले महाजों पे कितना ही अहम ये होता है कि जवान मुस्तैद रहे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम ये होता है कि उसका माइंड भी उतना ही फ्रेश रहे। तो हमारे साथ कुछ अफसरान भी मौजूद हैं और जवान भी मौजूद हैं और बड़े कैजुअल फॉर्म में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन एज़ द ड्यूटी टाइम इज़ ऑफ, तो फिर जवान भी रिलैक्स कर रहे हैं। आप लोग अभी इनके साथ जो है वो वाला जो अफसर वाला जो होते हैं ना, एक वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो कितना ज़रूरी है ये होना एक अगली पोस्टों पे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ 31st फ्लीट बटालियन, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि अपने हर जवान के मसले मसाइल सुने और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे, स्पेशली इनकी लीव के मसले मसाइल। और सबसे जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रोटेशन है, टाइमली रोटेशन, उनकी टाइमली रोटेशन, ताकि जवान ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको ना हो, उन सबको केटर करें। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा जवान तंदुरुस्त रहे, मेंटली फ्रेश रहे और ड्यूटी के लिए हर वक्त हाजिर रहे। और कमांडिंग ऑफिसर, मैं उनको रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का कि उनकी यूनिट का एक एक जवान इस चीज़ के लिए रेडी रहे कि वो कॉम्बैट रेडीनेस उसकी फ़ौरन हर वक्त तैयार है। और इसके लिए हमने देखा कि जवान उधर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इधर भी कैरम खेल रहे हैं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो साथ मिलके इनके खेलते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी एक इन्फेंट्री मरीन्स बटालियन है, तो यहाँ पे जवान और अफसरान जब फील्ड में जाते हैं तो सारे साथ साथ होते हैं। अगर ये काम हम साथ साथ ना करें तो फिर महाद जंग में या किसी ऑपरेशन में भी जो है ना वो काम नहीं चल सकता है। ये साथ साथ रहने की वजह से ही जो है हमारी बॉन्डिंग आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। काम के वक्त काम है और उसके बाद फिर जो है ना हम इनके साथ जो है इनके बड़े भाई भी हैं, इनके
इनका ख्याल रखने वाले भी हैं, इनके मसले मसाइल सुनने वाले भी हैं, और इनके जो हमसे हो सकता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन और एक डिसिप्लिन के दायरेकार में रह के जो चीज़ हो सकती है हम उसको करते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो ही इकट्ठे हो के चलना सिखाती हैं, तो वो हम आगे प्रोफेशनल कंडक्ट में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते मज़ीद सराहना हमारे साथ बैठे। तो उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ा टफ़ रूटीन होता है। वैसे तो एक फ़ौजी की ज़िंदगी, चाहे वो हमारे बुलंदो बाला पहाड़ों पे हो, चाहे वो रेगिस्तानों में हो, लालाजारों में हो, या फिर समंदरों की निगहबानी कर रहा हो, आप लोग कैसे जो है वो आखिर में आके रिलैक्स होते हैं और जवानों को भी रिलैक्स रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम फ़ौजी हर वक्त तैयार रहता है, हर दम तैयार, हर दम ताज़ा। और जब हमारा रिलैक्स का टाइम होता है तो हमें कमांड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी यही होती हैं कि आप बिल्कुल इजी हो जाएं, बिल्कुल फ्री हो जाएं, आप गेम्स खेलें। इंडोर गेम्स का बंदोबस्त हुआ है, जैसे अभी आपने देखा है कि कैरम बोर्ड खेला जा रहा है, लूडो खेली जा रही, तो यही चीज़ें होती हैं। यहाँ हम एक दूसरे के भाई भी हैं, बहनें भी हैं, हमने कुछ दूसरे के साथ शुगल मेला भी लगाना होता है, एक दूसरे के साथ लतीफ़े भी खेलने होते हैं, गेमें भी करनी होती हैं। तो यही हमारा वो एक जो है ना माहौल बन जाता है, जिससे हम अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। हाँ, और अच्छा, वैसे तो जिसको वैसे टर्म तो कुछ और होती है, लेकिन उसको मैं नहीं कहूँगा कि जब ज़्यादा सख्ती हो जाती है, तो जब आप लोग शाम में कोई स्पोर्ट्स होती है तो हमारे जो सिपाही हैं उनके पास मौका होता है कि वो उधर जो है ना गेम में हरा के तो अपना वो उतार सकें। ऐसा ही है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। इनको पूरा मौका दिया जाता है कि जो इनका गुस्सा है अपने अफसरान पे, वो इसी गेम में हरा के उनको पूरा करें, और जो है ना अगर कोई दिल में किसी की है रंजिश तो उसको निकाल दें। लेकिन दैट्स ऑल फ्रेंडली। ऑल फ्रेंडली। अच्छा, हमारे साथ आबिद साहब भी बैठे हैं। तो घरों से दूर आप भी और आपके जवान भी रहते हैं, याद तो आपको आती होगी, ख़ास तौर पे ईद, बकरीद, ऐसे मौक़ों पे कि जब सारे लोग जो हैं वो मिल के गाँव में, शहरों में, गलियों में अपने बच्चों के साथ, अपने वालिद वालदा, अपनी बेगमात के साथ, भाई बहनों के साथ जब रल मिल के जनाब अली उधर शुगल मेले लग रहे होते हैं, तो आप लोग इधर पोस्टों पे होते हैं, तो याद तो आपको आती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल याद आती है। असल में देखा जाए तो फ़ौज जो है वो नाम ये कुर्बानी का है, तो कुर्बानी बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब हम घर को छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, तो जितने जवान लोग हमारे साथ होते हैं या अफसर हैं, हम सब एक फैमिली की तरह ही होते हैं। तो ईद वाले दिन भी हम बिल्कुल वो एक फैमिली की तरह ही बिहेव करते हैं तमाम बंदों से। तो ईद वाले दिन हम मतलब स्पेशल ईद मिलन पार्टी भी होती है, उसमें भी लोग थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि फैमिली से दूर अगर हैं तो इन बच्चों के साथ या अपने अफसर के साथ तो अच्छा टाइम गुजारें। ईद वाले दिन मतलब एक थोड़ी सी छोटी मोटी पार्टी भी रख लेते हैं। तो स्पेशली फॉरवर्ड पोस्टों पे यही होता है कि हम थोड़ा सा ना वो एक पार्टी गैदरिंग रखते हैं, उसमें कभी कभार को वैरायटी प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, वो छोटे मोटे रख लेते हैं ताकि लोग थोड़े फ्रेश रहें। तो घर की याद तो ऑब्वियसली आती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग हम इतना इकट्ठे रहते हैं कि वो एक फैमिली जैसे तकरीबन हम होते हैं। वो आपने वैरायटी प्रोग्राम की बात की, आखिर में हमने गाना भी सुनना है यहाँ। लेकिन ये बताएं, ईद की भी आपने बात की, तो ईद पे वो खाली खुली चली जाती है कि सेलर्स जो है वो जूनियर अफसरान वो ईदी वीदी भी मांगते हैं? मांगते तो मिलती चलती है, ईदी के नहीं देते। ईदी का जहाँ तक ये है, ईदी हमारे पास जो है ना वो एक पार्टी की शक्ल में ही होती है। बाकी जो ईद पे जिसको छुट्टी मिल जाती है ना, वो उसके लिए ईदी है स्पेशली। तो इसके अलावा बाकी पार्टीज वगैरह होती हैं। तो गाने का इंतज़ाम बिल्कुल है, तो गाना शाना भी होगा। माहौल बनाने के लिए बैठे हुए हैं हमारे पास एसयू रहमान साहब हैं। वो फ्रेश रहना जो है वो एक सोल्जर का बड़ा ज़रूरी है। तो कोई मुकाबले भी कराए जाते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल हो गए या इस तरह की कोई चीज़? जी बिल्कुल, कंपटीशन के बगैर तो जो है गेम का फ़ायदा कोई नहीं है। कंपटीशन जब तक नहीं आता तो आपको जीतने की एक वो लगन या एक वो चीज़ नहीं रहती। तो उसके लिए हमारी बटालियन लेवल पे भी हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस कराते हैं। उसके अलावा हमारा ब्रिगेड जो है 301 ब्रिगेड जो है पूरे AOR सर क्रीक वाले AOR को देखता है। हमारे जो इनमें अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो PN लेवल पे भी जाके खेलते हैं। PN लेवल में माशाल्लाह जो बहुत वो अच्छे खेलते हैं वो ओलंपिक्स में और नेशनल लेवल पे भी बड़े सिलेक्ट होते हैं। तो ये तो कंपटीशन सिर्फ बटालियन लेवल पे नहीं, ब्रिगेड लेवल पे भी और इंटर PN लेवल पे भी कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन स्पेशल जो है हम लोग इसको फोकस करते हैं। कि जब भी यहाँ पे इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो हमने हमेशा ही देखा अपने स्क्रीन्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे
कि उनको जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ वापस किया जाता है, और लेकिन दूसरी तरफ से हमें बड़ी ज़्यादतियाँ नज़र आती हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारा दीन हमें सिखाता है कि जो है ना, हम जिसको अगर अप्रहेंड भी करें या कोई प्रिजनर ऑफ वॉर या उसका उस सेंस में भी कह लें, तो हमने उसको इक्वली उसको ट्रीट करना है। अगर हम उससे ज्यादती करेंगे तो हम अपने खुदा को उसके जो हैं वो जवाब दें। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है डाइट। जो खाना है हमारे सेलर्स का, यहाँ सिपाहियों का, तो इतनी उमर साहब दूर दराज इलाका है ये, ठीक है, चारों तरफ हम देख रहे हैं या तो समंदर है या दलदल है, फ्रेश वाटर जो है वो नाम का ही है बस। तो ऐसे एरिया में किस तरीके से इंतज़ाम किया जाता है यहाँ पे, किस तरह से खाना पीना जो है वो होता है यहाँ पे? हकीकत यही है कि यहाँ इस एरिया में हमें मटन है, बीफ है, चिकन है, वाफिर मिकदार में हमें प्रोवाइड किया जाता है। टफ लाइफ की वजह से, टफ एरिया है, उस हिसाब से हमें वो सिपाही भी किया जाता है। सिपाही की बॉडी के न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना उसको। बिल्कुल ऐसे ही लड़ने के लिए फिर वही बात है, वो हमें उतनी वो ताकत भी चाहिए। वो ताकत के लिए फिर इतना घर से दूर, और फिर ये सारी चीज़ें वो मैटर करती हैं। उसमें खाना भी अच्छा, और ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करना आवाम को, लोगों को। अच्छा उमर भाई, जैसे कि हमने अभी बात ही की ना फैमिली की, ये बताएं कि बच्चे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा, और बेटे हैं, बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और अगर आखिर बेटी आखिर में? जी बेटी तो वो तो फिर सबसे लाडली हुई। बेशक बेटियां वैसे ही लाडली होती है, और सबसे छोटी हो तो सबसे लाडली होती है। तो आप एक तो वैसे ही इतनी बड़ी कुर्बानी है ये, घर से दूर, फिर बच्चों से दूर, जब जाते हैं घर वापस तो उनका क्या रिएक्शन होता है? जब मैं आ रहा था अभी लास्ट टाइम छुट्टी से वापसी पे, तो मेरी जो बेटी है वो एक जो है उसने हैंड बैग छोटा सा बना के उसके अंदर उसने ना, पापा ये मैं आपके लिए इसके अंदर ना वो मैंने रखी हैं, नीमको रखी हैं, आपको नीमको पसंद है तो मैंने वो रखी, ये आपके लिए लेके जाए, आप लेके जाए। वो मैं लेके आया, और जब भी मैं खोलता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो इसी तरह पड़ी हुई है। ये यानी कि बेटियों की मोहब्बत, और हमारे वो एक जो माँ बाप बेटी का रिश्ता होता है ना, ये उसकी वो एक होती है कि नहीं बंदा तो जो इतने लोग दूर रहते हैं अपने घरों से, वो यकीनन मिस भी करते हैं, लेकिन एक फ़ौजी का यही जोश और यही जज्बा होता है, वतन की मोहब्बत, जो इसे इन अगली पोस्टों तक खींच लाता है। और उस जोश और वलवले को बढ़ाने के लिए कई बार जो है वो मिली नगमों का भी सहारा लिया जाता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे एक ऐसे ही जवान से कि जी हम दिल दिल पाकिस्तान, बल्कि सिर्फ आप नहीं हम सारे ही गाते हैं। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, 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 जिंदाबाद। इतनी मुश्किल ये ट्रेन है और उतने ही ज़्यादा हम ट्रेंड हैं। तो माऊ साहब, ये जो हम अपने पीछे देख रहे हैं, दलदली जो इलाके होते हैं, उनका इनको किंग कहा जाता है। ज़रा बताएं ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं? ऐसे जगह के लिए जो सबसे बेस्ट और मुनासिब प्लेटफॉर्म्स है वो होवरक्राफ्ट कहलाते हैं, जिसकी ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि वो एट ए टाइम पानी और खुश्की में मूवमेंट कर सकते हैं। और एम्फीबियस क्राफ्ट के नाम से या एम्फीबियस फोर्सेस के लिए होवरक्राफ्ट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरीन्स और पाकिस्तान नेवी के पास भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है, जो दुनिया की चंद फोर्सेस के पास मौजूद है, कि वो 15 से 20 बंदों को या 2 टन सामान जो है वो किसी भी जगह से बगैर किसी जेटी या
एरिया के जो से रिक्वायर्ड नहीं है, खुश्की से पानी और पानी से खुश्की में मूव कर सकते हैं। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं हूवरक्राफ्ट में वो 8100 TD हैं, जो बिल्कुल सेंटर में आपके सामने नज़र आ रहा है। इसकी कैपेसिटी है कि ये 5 टन से ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं और एटलीस्ट 60 to 65 कॉम्बैट ट्रूप्स जो हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकता है। ये क्राफ्ट लॉजिस्टिक के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च रेस्क्यू के बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। हमने इन क्राफ्ट को न सिर्फ अपने ट्रूप्स के लिए बल्कि 2010 के फ्लड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसमें एटलीस्ट हमने 10 से 15 हज़ार लोग रेस्क्यू किए, जिसमें रिवर इंडस में अलॉन्ग साइड्स पे जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होने की वजह से छोटी बोट्स भी मुश्किल थी, हमने इन क्राफ्ट को यूज़ किया। ये जो लेटेस्ट साइक्लोन KR था उसके दरमियान भी हमने बड़ा इनका अच्छा इस्तेमाल किया और हमने लोगों की रेस्क्यू के लिए इसको बड़ा इस्तेमाल किया और आई थिंक बड़ा वैलिड प्लेटफॉर्म। और इस पे गन भी माउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर हम गन भी माउंट कर सकते हैं, इस पे मशीन गन्स लग सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये असॉल्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स होता है। या जब एक बीच हम सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद इमीडिएट रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए, बंदों के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए हूवरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि मौजूद है हम, तो इसका मैं फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो हमारे पास आर्मर्ड जो बोट्स थी उसके हवाले से भी अगर आप हमें बता सकें तो उस पर कौन कौन सी हमारे पास हैं। हमने फायरिंग रेंज में देखा क्या शोला उगल रही थी वो गन्स, कौन कौन सी होती हैं और वो कितनी ज़्यादा जो है वो हमारे लिए कारगर साबित होती हैं? क्रीक्स में असल में जैसे आपने देखा है वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड हैं। खाली हूवरक्राफ्ट या खाली एक बोट से काम नहीं चलता, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की टेरेन्स में जहाँ पे खुला समंदर है या कहीं नैरो है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट उसके तहत ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये बोट्स जो हैं अब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में बन रही हैं एंड वी आर प्राउड कि इंशाल्लाह इन बोट्स को हम पाकिस्तान में असेंबल करेंगे और जो नेक्स्ट बैच का होगा वो पाकिस्तानी बोट्स का हमें अवेलेबल होगा। सर मैं देख रहा हूँ मेरे कब में सूरज डूब रहा है, लेकिन ये जो जवान है ना, इनका अज़म, इनके हौसले नहीं डूबते। ऐसे मुश्किल जगहों पे जहाँ पे दुश्मन 1 नॉटिकल माइल पे है, ठीक है ना, या कुछ नॉटिकल माइल्स पे है, तो ऐसे मुश्किल जगहों पे जवानों का हौसला बतौर एक ऑफिसर कमांडिंग कि जब आप इनका हौसला देखते हैं तो वो आपको कितना जो है हौसला आपका बुलंद करता है? देखें, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये एक टीम एफर्ट है, तो जितना अच्छा, जितना हौसला उनका होगा, आप यकीन करें उससे 4 गुना उसको देख के बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एज अ कमांडिंग ऑफिसर ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ इनका ख्याल रखना है, इनका मोराल हाई रखना है, और एज अ टीम लीडर, एज अ लीडरशिप ये मेरी जिम्मेदारी है कि इनको मैंने न सिर्फ ट्रेन रखना है, इनके मोराल को ऊपर रखना है, उस कॉमरेडशिप को बरकरार रखना है, ताकि एज अ टीम जो मिशन हमारी यूनिट को दिया गया है उसको हम अचीव कर सकें। और इंशाअल्लाह इन जवानों के हौसले देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि हम में से हर शख्स अपनी जगह कायम है कि वो इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करें। हम इस होवर बोट के इनसाइड हैं, अंदर हैं, और देखते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ पायलट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। इसको पायलट करना कितना डिफरेंट है? बेसिकली जो होवरक्राफ्ट है, जो एयर कुशन वेसल होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जितने भी बचपन से लेके हमने ट्रांसपोर्ट चलाई होती है, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार्स, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज ऑल दोज मीडियम्स, ऑल दोज व्हीकल्स, दे हैव मीडियम टू टच द ग्राउंड। और जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो फ्रंट से मुड़ते हैं, हम गाड़ी मोड़ेंगे फ्रंट से मुड़ेगी, बाइक मोड़ेंगे फ्रंट से मुड़ेगी, लेकिन हम एयर कुशन वेसल को मोड़ेंगे, इसका जहाँ प्रोपेलर होगा ये आफ से मुड़ेगी। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ग्रैस्प करना होती हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से पायलट करें। ये तीनों टेरेन्स के लिए तीनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं? बिल्कुल। ये अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन पैच पे लेके जाएंगे, यानी कि हार्ड ग्राउंड पे लेके जाएंगे, तो इसका जो है बिहेवियर वो डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली वाटर से। वो इजीली जो हार्ड ट्रेन है उसके ऊपर इजीली ये चलता है। जो मार्शी एरिया होता है जिसमें आपको लाइक मडी एरिया होता है, उसमें ये स्लाइड करता है, उसमें इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है कंपेयर टू हार्ड ट्रेन। उसके बाद लाइक यूरोपियन कंट्री दे यूज इट ऑन लेक्स, तो उसका बिहेवियर अलग होता है क्योंकि हमारे पास आइस लेक्स नहीं है, तो हम लोग पानी में इसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है।
तो पायलट को इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रख के इसको पायलट करना होता है। पानी से जब हम लोग लैंड पे चढ़, जो स्पीड को हमने कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इट्स बेसिकली लाइक अ बलून को आप हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, वो जहाँ से फूंक आ रही होगी उसके ऑपोजिट जाएगा। सेम गोज टू दिस क्राफ्ट। अगर इसको जहाँ से विंड आएगी, क्योंकि ये एयर कुशन पे है, तो विंड अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो विंड इस पर काफ़ी इफेक्ट करती है। और आखिर में ये बताइएगा कि यौम दिफा जब आता है तो हमारी वो यादें ताज़ा होती हैं कि जब दुश्मन के दांत हमने इकट्ठे किए थे। हम तो घरों में बैठ के इतना खुश होते हैं, आप लोग अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, आई टू आई विद द एनिमी, तो क्या फीलिंग होती है ऐसे मोर्चों पे रहते हुए? डिफेंस डे, 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 23 मार्च, ये हमारे चंद दिन हैं जिस पे हर पाकिस्तानी का आइदर सोल्जर, सेलर, एयरमैन और अ सिविलियन, हमारा दरअसल अपने मुल्क की मिट्टी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो जितना हम लोग फील कर रहे होते हैं उतना हमारे सिविलियन हमारे शहरों में रह के भी फील कर रहे होते हैं। उनका मनाने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। वो झंडियाँ लगाएंगे, परचम लहराएंगे। हमने परचम अपने कंधे पे लगाया हुआ है। हम लोगों को प्राइड यही है कि हम लोग अगले मोर्चों में बैठे हुए हैं। हमारे लिए यही है कि हम लोग अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं आगे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया फाज साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड नाउ यू कैन मूव ऑन विद योर क्राफ्ट। थैंक यू।